वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है खंडवा डिफेंस फैक्ट की एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं टर्की के संदर्भ में। देखिए, इस समय टर्की की अगर बात की जाए तो वो पाकिस्तान के सहारे भारत को हर वो डेंट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है जो इस समय उसके लिए पॉसिबल है। आप लोगों को शायद ऑपरेशन सिंदूर के समय का वो दौर याद होगा जब इस तरह की खबरें निकल कर आई कि पाकिस्तान द्वारा न केवल बड़े नंबर्स में टर्किश ड्रोन्स का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया गया, बल्कि इस ऑपरेशन के दौरान कुछ टर्किश ऑपरेटर्स जो कि ड्रोन्स का संचालन कर रहे थे वो भी पाकिस्तान के अंदर उपस्थित थे। इवन बताया जा रहा था कि लगभग 2 ऑपरेटर्स जो कि टर्किश नागरिक थे वो भी हमारी स्ट्राइक में मारे गए। कहने का मतलब अन्य किसी भी देश की तुलना में टर्की पाकिस्तान को सबसे बड़ी मदद प्रोवाइड करा रहा है। ऐसी परिस्थिति में समय आ चुका है कि भारत भी टर्की के ऊपर लगाम लगाने के लिए ग्रीस हो या फिर साइप्रस हो, इनके साथ बड़ी बड़ी डिफेंस डील्स की जाए। ऐसी डिफेंस डील्स की जाए जिनको लेकर ज्यादा नेगोशिएशन ना हो, ज्यादा लंबे समय तक बातचीत ना चले और तत्काल इसके रिजल्ट्स देखने के लिए मिले। क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा, टर्की आपको लगातार पाकिस्तान के माध्यम से डेंट पहुंचाता जाएगा। देखिए, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूँ। ये आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं। ये कुछ ही महीनों पहले पब्लिश हुआ था। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है आकलन लगाकर कि वर्ष 2040 तक भारत को हिंद महासागर में काफी बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। एक तो हम जानते हैं कि चाइना ऑलरेडी है, पाकिस्तान ऑलरेडी है, लेकिन अब टर्की भी इस रीजन में अपने पावर को बढ़ाने की तैयारियां कर रहा है। वो बांग्लादेश के अंदर प्रेजेंस बढ़ा रहा है, वो मालदीव्स के अंदर अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। इसी के साथ साथ सोमालिया के अंदर भी वो अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। सोमालिया के साथ कई सारे इसके पैक्ट हो रखे हैं जिसके तहत टर्की उनके एरिया में ऑयल और गैस की खोज भी करेगा, उनके सोल्जर्स को ट्रेनिंग वगैरह देगा, हथियारों की पूर्ति करेगा और टर्किश नौसेना बड़े लंबे समय तक सोमालिया के जल क्षेत्र में बनी रहेगी, क्योंकि इसके लिए भी इन दोनों देशों के बीच में पैक्ट साइन हो गया है। तो कहने का मतलब जहां पर चाइना और पाकिस्तान 2 थ्रेड माने जा रहे थे भारत के लिए, अब तीसरा थ्रेड टर्की का आ चुका है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत ने स्ट्राइक्स की थी तब पाकिस्तान के जितने भी कमांड सेंटर्स थे जिनके जरिए ड्रोन्स वगैरह ऑपरेट हो रहे थे, इन्हें हम लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इसी की भरपाई के लिए टर्की पाकिस्तान के अंदर मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स तैयार कर रहा है, जिसके जरिए पाकिस्तान न केवल अपने ड्रोन्स को ऑपरेट कर पाएगा, उनको मेंटेन कर पाएगा, बल्कि कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम चूंकि मोबाइल होगा, एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रक के माध्यम से ले जा सकेंगे। तो आने वाले समय में जब हम इसके ऊपर अटैक करने का प्लान करेंगे तब तक ये अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जा चुका होगा। कहने का मतलब पाकिस्तान को एक बड़ा एज देने की तैयारियां लगातार टर्की द्वारा की जा रही है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर टर्की अपने ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग की पूरी यूनिट स्थापित करना चाहता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये थ्रेड भारत के लिए कितना बड़ा है। लेकिन इसके अलावा भी एक और खबर निकल कर आ रही है जो भारत के लिए वाकई में बड़े चिंता का विषय होगा। आप सभी को टर्की के स्टेल्थ ड्रोन के बारे में पता होगा जो कि भारत के घातक UCAV के लगभग समान होगा। इसका नाम है अंका 3। इस ड्रोन को टर्की द्वारा पूरी तरह से डेवलप कर लिया है और वर्ष 2026 से ये बताया जा रहा है कि टर्की की सेनाओं में ऑपरेशनल भी हो जाएगा। इसके कुछ और देशों ने भी ऑर्डर्स दिए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि टर्की इन्हीं ड्रोन्स को पाकिस्तान को भी सप्लाई करने की सोच रहा है। और इवन वो इतनी ज्यादा जल्दबाजी में है कि अपनी खुद की सेनाओं से भी पहले वो पाकिस्तान की सेनाओं को ये सारी चीजें प्रोवाइड कराना चाहता है। तो देखिए, मोबाइल कमांड कंट्रोल सिस्टम पहले ही हो चुका है वहां पर, और अब अपने अंका 3 ड्रोन्स को भी पाकिस्तान को सौंपने की तैयारियां कर रहा है। ये ड्रोन भारत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, ये अगर पाकिस्तान को मिल जाते हैं तो पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला ये पहला स्टेल्थ प्लेटफॉर्म होगा जिसका RCS काफी कम होगा। चूंकि साइज में और भी छोटा है तो और भी RCS इसका कम होगा। इस वजह से रडार की पकड़ में आना काफी मुश्किल होगा। ये काफी लॉन्ग रेंज पर डीप स्ट्राइक मिशंस कर सकता है, तो हमारे हाई वैल्यू टारगेट्स को ये न्यूट्रलाइज करने की कोशिशें कर सकता है। इसी के साथ साथ ये काफी ज्यादा एल्टीट्यूड पर अगर सर्विलांस करना हो तो वो भी संभव है इसके लिए, लगभग 40,000 फीट की एल्टीट्यूड पर। साथ ही 25,000 फीट का एल्टीट्यूड इसके ऑपरेशन का एल्टीट्यूड होगा। तो कहने का मतलब है एक स्टेल्थ फाइटर जेट की तरह ही ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है। इसके अंदर भी बाकी स्टेल्थ प्लेटफॉर्म्स की तरह इंटरनल वेपन्स में भी होंगे, एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स भी होंगे। तो कहने का मतलब भारी मात्रा में ये मिसाइल्स को कैरी भी कर सकता है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि पाकिस्तान चाहे इन्हें खरीद पाए ना खरीद पाए, उसकी हैसियत हो ना हो, इसको मेंटेन कर पाए या ना कर पाए, लेकिन हर हाल में माना जा सकता है कि अगले कॉन्फ्लिक्ट में हमें इन ड्रोन्स का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि टर्की हर हाल में इसे प्रोवाइड कराएगा ही कराएगा। तो कहने का मतलब टर्की भारत से वैसे तो काफी दूर है, लेकिन भारत के लिए एक बड़ा थ्रेट बनकर खड़ा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में उसे बड़ा सबक सिखाने की आवश्यकता है और इसके लिए 2-3 उपाय हैं हमारे पास। साइप्रस हो, ग्रीस हो या फिर इवन आर्मेनिया हो, इन्हें भारी स्केल पर ऐसे वेपन्स देने होंगे जो कि टर्की के खिलाफ काफी बड़ा एडवांटेज इन देशों को दे पाए, तब ही जाकर ये कंट्रोल में आ पाएंगे। अदरवाइज ये इस तरह की तैयारियां लगातार करते रहेंगे। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।